नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी में संघ यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की विधायिका है और न्यायपालिका जो संघ यूनियन से रिलेटेड है, उन सभी के बारे में जानेंगे। जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन इससे पूछा गया, या लगभग आपको किसी भी एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। एकदम आपको एक्यूरेट हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, इसे आप मेरे साथ में ही तैयार करते चलें। और प्रत्येक नोट को जो है आप एक रूटीन वाइज, सेक्शन वाइज बना लें कि मंडे या ट्यूसडे को ये वाला सब्जेक्ट, या इस तरह से कर करके आप अच्छे से रिवाइज करें। आपको हर एक फैक्ट याद होगा, और उसके बाद जब आप सीट को बनाने के लिए बैठेंगे तो फिर निश्चित ही, अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो आप देखिएगा कि 80 से 85 क्वेश्चन आप आसानी से बना पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपसे मिस कर जाता है उसको उस टॉपिक में आप नोट डाउन कर लें, तो इस तरह से आपका एक परफेक्ट नोट तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ना ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है, ना ऐसा कोई बुक है, ठीक है, जिसमें कि आपको 100% जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी एक, अगर आप बुक से पढ़ते हैं जो कि सबसे अच्छा सोर्स है, तो बुक से ही पढ़ें। अगर आपको बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझने में दिक्कत होती है, तो किसी भी एक ओनली सिंगल यूट्यूब चैनल को आप पकड़ें। ठीक है, उन्होंने जो भी कंटेंट कराया है, चाहे वो मेरा हो या किसी और का भी हो, ठीक है, उसी को आप फॉलो करें। उसके बाद बुक उठा लें और सेट बना लें। ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ ढूंढने के चक्कर में आपका सिलेबस कभी कंप्लीट पूरा नहीं होगा। ठीक है, आपको जितना आता है आपको उतना ही आएगा, नया कुछ आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये सब ऐसा ऐसा जो है बात है, आपको समझना चाहिए, जो कि वैरायटीज़ जो है कहीं ना कहीं ये जो है ऑनलाइन स्टडी में आपको हानि पहुंचाती है। आपने एक अध्याय इस जगह से किया, दूसरा अध्याय उस जगह से किया, फिर आपको लगा नहीं ये दोनों बेकार है, चलो फिर तीसरे प्लेटफॉर्म से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो ये ही प्रोसेस में फंसे रहना बेवकूफ़ी होगी। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। खैर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। चलिए, अपना टॉपिक है यूनियन। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 52 से 151 तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, संघ में जो है 3 प्रोसेस है, मतलब 3 बॉडी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, इनको अलग अलग से देखेंगे। यदि देखिए, अगर आप कार्यपालिका की बात करें, अर्थात जो कार्य करने वाले हैं, जैसे आप देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सभी जो है कार्यपालिका की बॉडी है। ठीक है, और विधायिका की बात की जाए, विधायिका मतलब नियम कानून, आप इस तरह से समझें। तो इसमें देखिए है संसद, जिसका प्रावधान आर्टिकल 79 में है, और संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया कि संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये ध्यान में रखना है। फिर न्यायपालिका के बारे में जो है प्रावधान है 124 से 146 के बीच, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आज हमारा जो मुख्य फोकस होगा राष्ट्रपति पर, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, उसके बाद महान्यायवादी। इसी तरह से हम लोग करते करते आएंगे। ठीक है, एकदम सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति महोदय के बारे में आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। कंडीशनल क्वेश्चन काफ़ी कम बनते हैं। ठीक है, जैसे इस बार अगर आपने बिहार दरोगा का पेपर देखा हो, उसमें पूछा था आर्टिकल 65, वो जो राष्ट्रपति के अब्सेंट में जो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपको जवाब देना है 52 में। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति के पद का कंसेप्ट जो है ये कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया, ये ध्यान रखना है। लेकिन अपने देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो ब्रिटेन के राजा के समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन में वो जो है निर्वाचित नहीं होते, यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन ये यूएसए से लिया गया है ये राष्ट्रपति पद। अगर इसको पूछा जाए कि ये कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद अपनाया गया है। ठीक है, तुम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक
राष्ट्रपति होगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला है 53 अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सवाल आपसे पूछ लेगा कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति, क्योंकि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो सब राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठोक नहीं देना है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन के क्राउन के समान है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन के क्राउन के समान है इसलिए राष्ट्रपति महोदय को नाम मात्र का अध्यक्ष या कार्यपालक अध्यक्ष माना जाता है, जबकि शासन की वास्तविक जिम्मेदारी जो है ये होती है प्रधानमंत्री के पास। जैसे अगर आप अमेरिका को ले लें तो वहाँ सारा पावर जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सारा पावर जो है प्रधानमंत्री के हाथों में दिया गया है, ठीक है। 52 में देखा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में देखा हम लोगों ने कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 देखिए क्या कहता है। 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन से संबंधी प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 52, 53, 54 या 55। तो ध्यान रखें 54 निर्वाचन। देखिए राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है ये निर्वाचित होगा, अर्थात कि राष्ट्रपति जो हम लोग बनाएंगे ये निर्वाचन से बनेगा। ये सिस्टम, ये प्रावधान यूएसए से लिया गया है, ध्यान रखना है आपको। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अर्थात निर्वाचन की विधि, ये आयरलैंड से लिया गया है। बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखें। हम लोग निर्वाचित राष्ट्रपति को अपनाएंगे, ये यूएसए से ले लिए, लेकिन भैया उसका निर्वाचन विधि क्या होगा, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये, इसका आयोजन जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष क्या है, आपको पता ही होगा, फिर भी आप समझें कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने चुना एमपी को और एमएलए को, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट। तो क्या है ना कि हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, ठीक है। तो कौन चुनता है? तो हमारे द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए, ये दोनों मिलकर इनको चुनते हैं। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब देखिए इनको चुनता कौन है राष्ट्रपति को? तो ध्यान में रखना है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। कहता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखें, लाइन में गेम है, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन आप देखिए, आपको पता है कि 2 एंग्लो इंडियन और जो कि लोकसभा में, और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अगला जो है, और जो सेकेंड बॉडी है ये है माफ करें, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों में जो विधानसभाएं होती है उसमें जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद का कहीं कोई चर्चा नहीं है, ध्यान में रखना है। फिर देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एवं पुडुचेरी। दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सभी का निर्वाचित सदस्य। चलिए देखिए अब जो है 52 में क्या देखा कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या देखा कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में देख लिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा
दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपना अगला जो आर्टिकल है ये है 55, अनुच्छेद 55। इसमें क्या है देखिए, इसमें निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, कि उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो आप देखें, ये आपको इतना समझना है कि एक व्यक्ति एक ही वोट नहीं करते इसमें। आप एक बार इसको समझ लें मोटा मोटी। देखिए, जैसे कि कोई एक व्यक्ति नंबर 1, नंबर 2, या इस तरह आप समझें कि कोई ए नाम का कैंडिडेट है, फिर बी है, फिर सी है, ठीक है। ये तीनों जो हैं कैंडिडेट हैं और इधर जो है वोटर्स हैं। एक्स एक वोटर है। अब देखिए, एक्स की पहली पसंद कौन सी है, प्रेफरेंस इसमें कहा जाता है, ठीक है, प्रेफरेंस। जैसे कि आप देखें कि एक्स का पहला प्रेफरेंस ये है, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड ये, और थर्ड ये, ठीक है। फिर कोई वाई एक व्यक्ति है जिसका पहला प्रेफरेंस बी हो जाता है, ये ए जो है थर्ड हो जाता है, और सी जो है सेकेंड हो जाता है। तो इस तरह कर करके जो लोग सदस्य हैं अपना वोट देते हैं, ठीक है। फिर देखा जाता है कि सबसे अधिक प्रेफरेंस किसे मिला है, ठीक है। और फिर देखिए, जिन्हें सबसे कम मिलता रहता है उनके वोटों का जो है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि, ठीक है, जो हस्तांतरण होता है, शिफ्ट किया कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के बाद जो होता है सब मैक्सिमम प्रेफरेंस, फिर जो न्यूनतम है उनका जो है सभी में बढ़ जाना, इन विधि से राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है। क्लियर है? और देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का प्रावधान जो है आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति होते पावर में किसके समान है? ब्रिटेन के क्राउन के समान, ध्यान में रखना है। अब देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे पहले नामांकन हेतु 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक जरूरी हैं, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगले में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 56। इसमें कहा गया है कि शपथ ग्रहण करने से, ठीक है, कब से? जिस दिन शपथ ग्रहण किए तब से 5 वर्ष तक का होता है, ठीक है। उससे पहले भी जो है राष्ट्रपति महोदय अगर चाहें तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपना पद छोड़ सकते हैं। अब त्याग पत्र किसको देते हैं, ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति को। 57 बहुत ही इंपॉर्टेंट, 57 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान। अर्थात कि एक ही राष्ट्रपति या एक ही व्यक्ति चाहे तो जितनी बार चाहे उतनी बार वे चुनाव लड़ सकते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। अमेरिका में 2 बार ही लिमिटेड है। तो ये सवाल कई दफ़ा पूछा जाता है कि क्योंकि कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है कि जब अमेरिका से लिया गया है तो शायद उसी तरह 2 बार यहाँ लिमिटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना है 57 में। 58 में देखिए, योग्यता है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। यहाँ ध्यान रखें, सवाल पूछ लेता है कि जन्म भारत में हुआ हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, 35 ईयर्स मिनिमम एज, वो पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर है? 58 में योग्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में है राष्ट्रपति की कार्यालय की कुछ शर्तें हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें हैं। 60 में देखिए, राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 61 देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, किसमें है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। देखिए, महाभियोग होता क्या है, इसको आप
समझ लें इस प्रकार। जैसे देखिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है। अब इस महाभियोग की प्रक्रिया को या तो ये शुरू करे या तो ये शुरू करे, दोनों में कोई भी शुरू कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन शुरू कैसे होगा, तो मान लेते हैं कि लोकसभा ने शुरू किया, तो लोकसभा के कम से कम 1/4 सदस्य इसको शुरू करने हेतु तैयार हों, ठीक है। फिर ये जो है इसकी सूचना 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये चले जाता है राज्यसभा में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। राज्यसभा जो है इसके दावे पर जो है जांच पड़ताल करती है, और यदि दोनों सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया में सहमति दे दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और वह अपने पद से हटे हुए माने जाते हैं। ये है महाभियोग। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे कोई भी सदन स्टार्ट कर सकती है। चलिए आर्टिकल 62 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है देखिए। कहता है कि राष्ट्रपति का पद 6 माह से ज़्यादा रिक्त नहीं रह सकता, ठीक है। राष्ट्रपति का पद 6 माह से ज़्यादा समय तक खाली नहीं रह सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति महोदय की शक्तियाँ, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये है आपका बीपीएसएससी का क्वेश्चन। उसके अलावा कई और एग्जाम में पूछा गया है। सवाल देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान रखना है। फिर देखिए राष्ट्रपति महोदय जो है प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 77(3) के तहत शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जो विभागीय बंटवारा होता है ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। फिर अगर आप आगे देखें तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, भारत के राजदूतों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, इन सभी लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति। महाधिवक्ता राष्ट्रपति। महान्यायवादी राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति। तो आप समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है विधायी शक्ति, ठीक है। देखिए आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। 79 में ये कहा गया है संसद में 3 बड़ी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। क्लियर है। फिर देखिए आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो हैं ये संसद के दोनों सदनों को अर्थात लोकसभा राज्यसभा को समय समय पर सत्र के लिए बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 85। एक और ख़ास बात कि 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम जो है कितना आप टाल सकते हैं, तो 6 महीना से ज़्यादा नहीं टाल सकते, ठीक है। और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसमें कुछ कंडीशन है जो आगे देखेंगे। अगला है अनुच्छेद 108, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 108। इसमें क्या है देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आप ये समझें कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में कंबाइंड क्लास कर लेते थे, 3 और 4 एक ही जगह बैठ गया है, 5 और 7 या 7 और 6 क्लास एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, कंबाइंड क्लास। तो संयुक्त अधिवेशन जो है ये कौन बुलाता है भैया,
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, तो 108 के तहत, ध्यान में रखना है। और अगर पूछ ले कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है कौन सा देश से लिया गया, ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये और समवर्ती सूची, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किससे लिया हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। एक और ख़ास बात कि ये जो संयुक्त अधिवेशन आया लोकसभा राज्यसभा का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्लियर है। अनुच्छेद 118 के तहत, 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है दोस्तों, याद होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, और कुछ पावर है, जैसे कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। जैसे आप देखिए तेलंगाना बना है लेटेस्ट, उससे पहले अगर आप जाएं तो छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब बना था। तो कोई भी नया राज्य, नए राज्यों का निर्माण राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से शुरू नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि शुरू करने से पहले राष्ट्रपति के अनुमति की आवश्यकता है, ध्यान रखना है। फिर देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 2 आंग्ल भारतीयों को चुना जाता है तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अभी देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय पर जो है कुछ लेटेस्ट अपडेट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो जैसे कोई एक विधेयक है, ठीक है, ये सदन में मान लेते हैं पेश हो गया, जैसे लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, फिर ये आया राष्ट्रपति महोदय के पास, और यदि उस बिल में राष्ट्रपति महोदय ने अपनी सहमति दे दी तो वो एक्ट बन जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दिया, मतलब भैया इस पर आप फिर से विचार करें, सदन के पास फिर से आ गया। अब देखिए सदन ने क्या करा कि पुनर्विचार के बाद फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति महोदय उसे फिर से पुनर्विचार नहीं के लिए नहीं भेज सकते, अर्थात किसी भी बिल को राष्ट्रपति महोदय एक बार ही पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब उन्हें दोबारा वही बिल भेजा जाता है तो उस पर वे सहमति देने के लिए बाध्य हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मिला है। डायमंड क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। अगला है देखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। 3 प्रकार की वीटो है, जैसे देखिए एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। इसमें क्या है, अनुमति जो है इसको भविष्य के लिए आरक्षित सुरक्षित कर लेना है, इस प्रकार का जो शक्ति है उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। अगला है निलंबनकारी वीटो, ठीक है। इसमें होता है क्या, जो भी हम लोगों ने देखा, पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति महोदय लौटा देते हैं। नेक्स्ट है जेबी या पॉकेट वीटो, ठीक है, ध्यान रखना है, जेबी थैली पॉकेट वीटो। इसमें है कि भैया ना हस्ताक्षर करेंगे, ना सहमति देंगे, ना पुनर्विचार हेतु इसको लौटाएंगे, चुपचाप अपना थैली में रख लिए, ठीक है। इसमें ये कंसेप्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के तहत, 1986 पॉकेट वीटो वाज यूज्ड बाय ज्ञानी जैल सिंह। अंग्रेजी थोड़ा मेरा खराब है, ध्यान रखिएगा आप। अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति में देखिए क्या है, कहता है कि जब सदन मतलब अपना लोकसभा राज्यसभा जो है ये वर्किंग में ना हो, कार्य में ना हो, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यादेश जारी करके नियम कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा जो ये अध्यादेश है इसका प्रभाव जो है 6 सप्ताह तक होता है, अर्थात कब, संसद शुरू होने के बाद, ये ध्यान में रखना है, ठीक है।
संसद शुरू होने के बाद जो है 6 सप्ताह तक अनुमोदित होना चाहिए। क्लियर है। अगला हम लोग देखेंगे सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय जो है ये जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति महोदय जो है सैन्य शक्ति का प्रयोग जो है संसद की सलाह पर ही कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। अगला है देखिए न्यायिक शक्ति की अगर बात की जाए तो न्यायिक शक्ति में कहा गया है, इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है ये क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्षमादान जो है राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमादान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय किसी भी प्रकार के दंड को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा देखिए क्या है, क्षमा करने के भी कुछ टाइप हैं, ध्यान रखें। सवाल बनता है जैसे अगर क्षमा की बात की जाए तो पूर्ण रूपेण समाप्त, कहने का मतलब ये समझें कि किसी को समझने के लिए बात हो रही है कि अगर 1 महीने का किसी को सज़ा हुआ है तो उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिए कि इसको 1 महीने का भी सज़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रविलंबन। प्रविलंबन अर्थात दंड को टाल देना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फांसी उसको होती, उसको टाल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है विराम। विराम में होता है कि दंड को आसान बना देना, दंड को क्या करना, आसान बना देना। ठीक है। अगला है परिहार। परिहार में क्या कहता है, अवधि कम कर दी जाती है। ठीक है, जैसे किसी को आजीवन कारावास था उसको 10 साल में बदल दिए, परिहार कर दिए। नेक्स्ट है लघुकरण। लघुकरण में क्या है देखिए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए आपातकालीन संबंधी उपबंध जो है आपको पता है, संविधान के स्रोत में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। और पहला जो है आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रीय आपात 352। 352 में जब 4 जोड़िएगा तो 356 हो जाएगा, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। 356 में जब 4 जोड़िएगा तो 360 हो जाएगा, उसको बोलते हैं वित्तीय आपात। तो ये ध्यान रखें 352 में राष्ट्रीय आपात है, ये लगता कब है, तो कहता है जब बाहरी आक्रमण हो जाए या भारत में लोगों के द्वारा जो सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया जाए। ठीक है, जब सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाएगा तो संसद की अनुमति पर, सहमति पर आपातकाल लगाया जाता है। अब तक 3 बार यह आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ध्यान रखें 1962 में, 1971 में, 1975 में, 1962, 1971, 1975। अगला 352 में 4 जोड़ के 356 में आ गया, जिसमें क्या कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन। इसमें देखिए क्या कहता है कि राज्य में मुख्यमंत्री जब प्रशासन चलाने के योग्य नहीं होता है, संविधान का, नियम कानून का अतिक्रमण करता है, तो उस राज्य की जिम्मेदारी जो है राज्यपाल के हाथों में चली जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ध्यान में रखना है 360 के तहत। कहता है कि जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है और भगवान न करे कभी लागू हो। अगला है 143। 143 को अगर आप देखेंगे तो 143 में क्या कहता है देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकता है। XYZ मान लेते हैं कोई एक विधेयक है, अगर राष्ट्रपति महोदय को लगे कि इस पर सलाह लेना आवश्यक है तो वे सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह को माने ये जरूरी नहीं है, उसके लिए वे बाध्य नहीं है। ध्यान रखें 143 के तहत जो है न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। वित्तीय शक्ति की अगर बात की जाए दोस्तों तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, जिसे संघीय बजट कहते हैं, ये पेश होता है अनुमति से। 117 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी वित्तीय विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है
किसकी अनुमति के पूर्व जो है वित्तीय विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं, यह वो आपको लोकसभा अध्यक्ष जोड़ देगा, तो ध्यान रखना है। फिर कहता है कि भारत की जो आकस्मिक निधि है इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, तो ये सारी थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। उम्मीद है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। इसे लिखिए, तैयार करिए, रिवाइज करिए, सीट बनाने बैठ जाइए, घटना चक्र में राष्ट्रपति निकालिए, सारा बनेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।